हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम आ गए हैं वापस शॉर्ट लेने के लिए। किस चैप्टर को किल करना है आज हमें? वेव्स के पार्ट 2 को, मतलब वेव्स पूरे चैप्टर को आज हम खत्म कर देंगे, है ना। ये जो लास्ट के 2 चैप्टर थे क्लास 11 फिजिक्स के, SHM और वेव्स, मैं इसमें आपको बोलूंगा कि आपको जितना ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे आप उतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली उतने टफ क्वेश्चंस आपको नीट में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही याद करके चले जाएं तो मेरे हिसाब से आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपको जितने भी नीट में आएंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं बिल्कुल जो रैंक इंप्रूवमेंट कराएंगे, मतलब रैंक आपकी जंप कराने में मदद करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको SHM और वेव से मिल सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको दिमाग भी देना पड़ेगा और आपको उसको दिल भी देना पड़ेगा, तब जाकर आप इन चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है तो मैंने इसलिए इन चैप्टर्स को एनालिटिकली उन सारी चीजों में तोड़ा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला वाइज हमने क्या किया है, इन चैप्टर्स को रिवाइज किया है, ठीक है ना। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? तो हमेशा की तरह मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपनी पेन कॉपी दिमाग, पेपर और क्या, पानी की बोतल, ये सब लेकर बैठे, क्योंकि इसी से क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन हाई रहेगा और आप लगातार पढ़ते रहेंगे। अपने नोट्स भी लेकर बैठे, शॉर्ट नोट्स भी लेकर बैठे, फॉर्मूला नोट्स भी लेकर बैठे और लगातार चेक करते रहे कि सारी चीजें आपने पढ़ी हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमें क्या क्या देखना है? पावर इंटेंसिटी तक हमने देख लिया था, सुपर पोजिशन तक हमने देख लिया था। आज हमें देखना है पावर, स्टैंडिंग, स्टेशनरी वेव्स, बीट्स एंड डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है ना। ज्यादा टाइम इसमें हम अपना खर्च नहीं करेंगे, काम की बातें करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर मैं पावर की बातें करूं तो पावर का सिंपल फॉर्मूला देखो, पावर एक चीज होती है पावर और एक होती है इंटेंसिटी। पावर की यूनिट आपको देखने को मिलेगी वॉट्स में, ठीक है ना। और इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसमें होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, क्लियर बात है। यहां पर पावर का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर F स्क्वायर A स्क्वायर रो V ऐसे, जिसमें पाई क्या है, कांस्टेंट है, F इज द फ्रीक्वेंसी, A इज द एम्पलीट्यूड, डेंसिटी है रो, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव है। और यहाँ पर जो S है ये क्या है, ये वो जो मटेरियल होगा आपका जिसमें आपकी वेव, जैसे अगर स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में आपने क्या किया, वेव प्रोड्यूस करी है, तो जो स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा S, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है सर। और इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी में आप पावर को किससे डिवाइड कर दोगे, एरिया से डिवाइड कर दोगे, S से, तो क्या निकल आएगा 2 पाई स्क्वायर F स्क्वायर रो V, क्या जाएगा 2 पाई स्क्वायर, अरे A कहाँ गया सर, A भी तो होना चाहिए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या, I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर F स्क्वायर A स्क्वायर रो इंटू V। हाँ अब सही है, अब एकदम क्या है, परफेक्ट है, अब क्या है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ओके चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी वेव को, ठीक है ना। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ 2 प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम नेचर, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड। देखो सेम एम्पलीट्यूड जब आप थोड़ी हायर स्टडीज में पहुंच जाते हो तो आपको पता चलता है कि सेम एम्पलीट्यूड कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है, लेकिन हाँ अभी हम पढ़ते हैं तो ये मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसी स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव तब फॉर्म होती है ड्यू टू दी सुपरपोजिशन ऑफ 2 प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम नेचर, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड इन अ बाउंडेड मीडियम इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट वेव है आपके पास जो रिप्रेजेंट होती है y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस kx, है ना, ये आपकी इंसिडेंट वेव है। अब रिफ्लेक्टेड वेव क्या है, y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस kx, ठीक है ना, ये गई और रिफ्लेक्ट होकर आ गई है, ठीक है। देन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, अब इसको जोड़ देंगे तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास आएगी स्टैंडिंग वेव की, वो क्या होगी, y इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा टी, ठीक है। ओके सर, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा और बात करते हैं इस बारे में। देखिए कुछ इस तरीके के आपको नोड्स एंटी नोड्स देखने को मिलेंगे। अब ये मत बोलना कि आप सर नोड्स एंटी नोड्स क्या होता है, आपको पता है यार नोड्स एंटी नोड्स क्या होते हैं। देखिए स्टैंडिंग वेव बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये दूसरे कलर से बना देता हूं। अरे ठीक है, ओके सर, ये क्या है भाई हमारी, इसको भी यहाँ जोड़ देता हूँ, स्टैंडिंग वेव, अच्छी नहीं बनी लेकिन सर ये स्टैंडिंग वेव आपकी,
ठीक है, अब बन जाएगी। ठीक, अब बन गई। हाँ सर, अब बन गई हमारी स्टैंडिंग वेव एकदम परफेक्ट। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, हमारा नोड है, ये क्या है, एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, नोड मिलेगा। ये क्या है, एंटी नोड है, ये क्या है, नोड है, ये क्या है, एंटी नोड है, और ये क्या है, नोड है। क्लियर है? हाँ सर, ये नोड है। चलिए, तो यहाँ पर जो नोड्स हैं वहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड क्या देखने को मिलता है, 0 देखने को मिलता है, और एंटी नोड जो है वहाँ पर एम्पलीट्यूड आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो अगर आपसे बात की जाए कि यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स कहाँ दिख रहे हैं, तो जो नोड है हमारा, जो नोड है, इट इज द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट इज द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एम्पलीट्यूड 0 हो गया ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम एंटी नोड की बात करेंगे, जितने भी नोड है सबको मैं यहाँ जाकर जोड़ दे रहा हूँ। ये देखिए, जितने भी नोड है ये सब क्या है भाई, पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सॉरी। अगर हम बात करें एंटी नोड की, तो जो एंटी नोड्स है, जितने सारे एंटी नोड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके, वेरी गुड। पक्का? जी सर पक्का है, एकदम पक्का। जी सर एकदम पक्का है। अगर बोले कि बताओ, सिंपल सी बात इतनी सी कि अगर दो नोड्स के बीच का आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो कितना होगा, दो नोड्स के बीच का पार्ट डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, तो भाई पार्ट डिफरेंस है यहाँ पर कितना, लैम्डा। कितना है, λ/2, सॉरी, कितना है, λ/2। दो नोड्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होता है, λ/2। और मतलब दो नोड्स मतलब कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। और दो, एक नोड और एक एंटी नोड, एक नोड और एक एंटी नोड, इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना होता है, λ/4 होता है। ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं दो नोड के बीच में, सब क्या होते हैं, एक ही फेज में होते हैं। मतलब इस नोड और इस नोड के बीच में अगर आप देखोगे तो सारे पार्टिकल्स क्या होने वाले हैं भाई, एक ही फेज में होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, एक ही फेज में होने वाले हैं। एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। तो यहाँ एक ही फेज पर ही सारे पार्टिकल्स होने वाले हैं। अगर आप आओगे इन दोनों नोड्स के बीच में, तो यहाँ पर सारे पार्टिकल्स का फेज इन सारे पार्टिकल्स के फेज से क्या होगा, अलग होगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सुनो ये दो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 2, ध्यान से देखना। तो बताओ फेज डिफरेंस 1 और 2 के बीच में कितना होगा, 1 और 2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, इसको आप क्या बोल दोगे, 0 बोल दोगे। अगर कोई बोले कि बताओ फेज डिफरेंस बताओ 2 और 3 के बीच में, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पार्टिकल्स जब ऊपर जा रहे हैं तो ये नीचे जा रहे होंगे, है ना। दो नोड्स के बीच में जितने पार्टिकल है वो सब एक साथ ऊपर जाएंगे, इन दोनों नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स है वो सब एकदम एक साथ नीचे जाने वाले हैं। तो यहाँ फेज का क्या है, डिफरेंस है, जस्ट अपोजिट फेज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 2 3 5 2 3 फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2 पार्टिकल 2 एंड 3, इनके बीच में क्या होगा, तो आप बोलोगे इनके बीच का फेज डिफरेंस है पाई। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोले कि सुनो ये हो गया 1 2 3, अगर मैं बोलूँ कि बताओ 2 और 4 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर बात सेम हो जाएगी कि फिर से जो इन दोनों नोड्स के बीच के पार्टिकल है उनका फेज क्या हो जाएगा, जस्ट सेम हो जाएगा इसके, इन पार्टिकल्स के फेज के जैसा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 5 2 4 कितना होगा, तो आप बोल सकते हो 0 होगा या 2 पाई होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये सारी चीजें आपको बेसिक लेक्चर में यानी कि कंसेप्चुअल वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी, सब वहाँ अच्छे से आपको बताया जाएगा। बट यहाँ क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम सिर्फ फॉर्मुलेज देख कर जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, एग्जाम पास में है, तो जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, हम वो बस देख रहे हैं चैप्टर के और सीधे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब ये यार ये सिर्फ फॉर्मूले, मतलब यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आपको इनका फॉर्मूला याद रख लेना है। क्वेश्चन में सीधा आपसे पूछेगा कि बताओ भैया ये फर्स्ट हार्मोनिक है, इसका ये वैल्यू फाइंड आउट कर दो। जो भी अननोन वैल्यू होगी वो आपसे पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछे ये एक स्ट्रिंग है ना, इनको क्या कर दिया है, क्लैम कर दिया, दो जगह से ऐसे क्लैम कर दिया, उसको क्या कर दिया, हल्का सा डिंग करके छोड़ा, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने, ऑसिलेशन होने लग गया, है ना। तो आप इसको बोलोगे कि अभी ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये कहलाती है फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। क्या कहलाती है, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन फंडामेंटल मोड क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया, न्यू इज इक्वल टू ई बाय लैम्डा। देखो दिक्कत है कोई, नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, पक्का जी सर एकदम पक्का।
चलिए, तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूले है और कुछ भी नहीं है, आप इनको क्या करते चलो, याद करते चलो। इट इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ऐसे ही आपको दिखेगी, स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 2 सेगमेंट्स। अब आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ से पकड़ लिया है ना, इसको क्या कर दिया आपने, इसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे करके वो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला नोड दिखाई दिया अपना, क्या दिखाई दिया, पहला नोड आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नोड पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। तो अब वो पूछ रहा है इट इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। अब आपसे वो बोलेगा कि सेकंड हार्मोनिक निकाल कर बताओ, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने ये है। लो, इसको आप क्या बोलते हो, फर्स्ट ओवरटोन बोलते हो या सेकंड हार्मोनिक बोलते हो। सिमिलरली अब आपसे जैसे उसने फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक पूछा, वैसे ही आपसे वो थर्ड हार्मोनिक पूछेगा। थर्ड हार्मोनिक पूछेगा मतलब यहाँ पर आपको 2 नोट देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ये, खत्म, बस खत्म। ये फॉर्मूला याद करके रखो, कोई भी टेंशन आपको नहीं होने वाली है। पक्का? जी सर पक्का, एकदम। हाँ सर एकदम। देखो इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लीजिए, कंप्लीट कर दीजिए इसको, ठीक है। ये हो गया डायग्राम कंप्लीट, ठीक है जी सर बिल्कुल सही, बढ़िया। अब आ जाता है टॉपिक आपका बीट्स का, वही ड्रम बीट्स वाला, बीट्स वाला जो बीट्स होता है ना, वही बीट्स। इसमें भी क्या है, बस आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, आप इसके क्वेश्चन उड़ा दोगे। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्या होता है, व्हेन 2 साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल बट नेवर इक्वल or slightly different frequencies and equal or nearly equal amplitudes traveling along the same direction superimpose at a given point, the resultant sound intensity alternately rises and falls. This alternate rise and fall of sound at a given position is called beats. यार जब ड्रम बजाते हो तो ठश जब आप मारते हो तो बहुत तेज आवाज आती है और फिर करके धीरे हो जाती है ना, एकदम से बहुत तेज आवाज आती है फिर धीरे हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, बीट्स कहलाती है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, ठीक है। Number of beats formed per second is known as the number of beats formed per second is called the frequency of the beats, ठीक है। If two sound waves of frequencies v1 if two sound waves of frequency nu1 and nu2 superimpose, then frequency of beats is either this or this। मतलब इन दोनों में से जो भी पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगी वो, इन दोनों में से जो भी पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगी वो, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट बीट्स, अलग अलग बीट्स बनाने के लिए, देन डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 सुपरइम्पोजिंग नोट्स शुड बी लेस देन। अगर आपको डिस्टिंक्ट बीट्स बनानी है तो सुपरइम्पोजिंग नोट्स के बीच में फ्रीक्वेंसीज कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10 हर्ट्ज होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। आर परसेप्शन ऑफ लाउडनेस, ये लाउडनेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई मैं इंटेंसिटी दे दूं, क्या किसी साउंड वेव की इंटेंसिटी दे दूं और बताऊं कि बताओ इसका लाउडनेस लेवल क्या होगा, तो जो इसका लाउडनेस लेवल का फॉर्मूला है वो ही है, वो है ना, जो मैंने आपको बताया था। वो क्या था, L इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ log बेस 10 I अपॉन I नॉट। इसमें I नॉट क्या होता है, रेफरेंस इंटेंसिटी होती है, जिसकी वैल्यू आप क्या लेकर चलते हो, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एट 1 किलो हर्ट्ज, ठीक है भाई, ये वैल्यूज आपको गिवन है। चलिए आगे बढ़े, जी सर आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज और इसके बनते हैं सिर्फ और सिर्फ केसेस। क्या बनते हैं इसके, सिर्फ और सिर्फ केसेस बनते हैं, और ये केसेस आपको याद होना चाहिए, इसी से आप क्या कर लोगे, क्वेश्चंस को उड़ा ले जाओगे, है ना। एक बार ये केसेस आपको समझ में आ गए तो आप सारे क्वेश्चन एक के बाद एक क्या करते हो, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही इस हिसाब से, क्वेश्चन बनते ही इस हिसाब से हैं, क्योंकि आप जब डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हो वहां पर आपको इतने ज्यादा केसेस याद कराए जाते हैं या बताए जाते हैं, तो भाई उनका कर्तव्य बनता है कि वो जो क्वेश्चन बनाए वो उसी हिसाब से बनाए जिस हिसाब से उन्होंने केसेस आपको पढ़ाए हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ केसेस वो बता रहा है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं डॉपलर इफेक्ट में, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं। प्लीज डॉपलर इफेक्ट पढ़ते टाइम आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, मतलब जितने केसेस आपको पढ़ाए जा रहे हैं या जितने केसेस आपको दिखाए जा रहे हैं आप उतने केसेस याद कर लो, फॉर्मूला लग कर सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन फ्रेम ही इस तरीके से होगा कि आप अगर क्वेश्चन को समझ गए और आपने उसको पढ़ लिया और दिमाग में बैठा लिया कि अच्छा ये तो उस केस से मिलता जुलता है, सीधे केस उठाना, फॉर्मूला उठाना, मैच कराना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसके पीछे की पूरी मेहनत ऑलरेडी हो चुकी है, ये एंड रिजल्ट आपको दे दिए गए हैं और बस आपको एंड रिजल्ट से ही मतलब होना चाहिए, उसी को पढ़ो, उसी पर दिमाग लगाओ और खत्म कर दो आप किसको, अपने डॉपलर इफेक्ट के डर को भी और साथ साथ क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। ये डॉपलर इफेक्ट का तो आपने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि भाई पता चला स्पीकर है, स्पीकर जा रहा है, जैसे आप गाड़ी में हो, कार में आपने स्पीकर लगाए हैं बड़े बड़े और आपने क्या किया, बहुत ही तेज साउंड कर दिया उसका और तेज़ी से निकल गया, पता चला मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ तो मुझे करके आवाज़ सुनाई देगी गाने की कोई, है ना। तो ये क्या करेगा, साउंड जब ट्रैवल करने लग जाएगा, जहाँ साउंड का सोर्स जब ट्रैवल करने लग जाएगा, हो सकता है जिसे सुनाई दे रहा हो मैं भी बाइक पर चल रहा हूँ,
समझ रहे हो आप? एक इंसान कार में है जो गाने सुन रहा है ना, एक इंसान रोड पर है जो खड़ा हुआ है, और एक और इंसान है जो बाइक पर कार के साथ चल रहा है, या तो कार के साथ चलेगा या तो कार के अपोजिट में चलेगा, कुछ भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ केसेस, है ना। इन ऑब्जर्वर्स को सोर्स की जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी या क्या लगेगी, वो होता है डॉपलर्स इफेक्ट, बस और कुछ नहीं होता। ठीक, देखिए द फिनोमिना ऑफ एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब देखो, जो इंसान जमीन पर खड़ा है उसे हो सकता है चलती हुई गाड़ी से जो गाना सुनाई दिया वो अलग सुनाई दे, अलग फ्रीक्वेंसी में सुनाई दे। हो सकता है जो बाइक में जा रहा था कार के बाजू में सेम डायरेक्शन में अलग स्पीड से, हो सकता है कुछ और सुनाई दे उसे। और जो हो सकता है सामने से एक और बाइक में अपोजिट डायरेक्शन में, कार ऐसे जा रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में बाइक वाला आ रहा हो, उसको गाना कुछ और तरीके से सुनाई दे, है ना। तो वही चीज बोली है, द फिनोमिना ऑफ एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। अब देखो केसेस बनने लगे, सोर्स मूव करा दिया, मतलब कार में स्पीकर लगाए और कार को चला दिया, और ऑब्जर्वर को किस पे रख दिया, रेस्ट पे रख दिया। ठीक है, ये देखिए ये आपका सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। आपने क्या किया, ये अपने सोर्स को चला दिया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड vs इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, लिख देता हूं, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक, एंड vs इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, vs इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, चलिए ऑब्जर्वर, ओ क्या है भाई, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। अगर आपको धीरे से vo देखने को मिल जाए तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं n की, तो दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब शुरू में जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल की जगह ओरिजिनल लिख देता हूं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और एन डैश क्या होता है, एन डैश होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, सारी बातें हमने कर ली है। अब केसेस समझते हैं। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और सोर्स क्या कर रहा है, भाग रहा है किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, और वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि प्रोपोगेशन भी किस साइड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो प्रोपोगेशन है वो भी किस डायरेक्शन में है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है। तो आपको जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है n इंटू वी अपॉन वी माइनस बी एस, n इंटू वी n इंटू v अपॉन v माइनस वी एस, जिसमें v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्व सोर्स। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इसमें ऑब्जर्वर अभी क्या है, रेस्ट पर है, जैसे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आएगी वो भी आपको फॉर्मूले में देखने लग जाएगी। अब क्या हुआ, इफ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अब क्या हुआ, इस केस में सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाएगा, मतलब अगर ये आपका सोर्स है, मतलब अगर आपका ये सोर्स है तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव करेगा, दिस इज दी, ठीक है, आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई, 100% बिल्कुल सही। अब देखो फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ, यहाँ v माइनस वी एस था, अब vs क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर अभी भी रेस्ट पर है, बट जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से अब दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। मान लो कि अगर मैं इस कार में कोई स्पीकर तेजी से लगा दूं, है ना, और आप खड़े हुए, कार आपसे दूर जा रही है, तो आपको साउंड भी धीरे धीरे करके कम होता हुआ सुनाई देगा। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल इमेजिन कर पा रहे हैं। तो ये है आपका दूसरा फॉर्मूला, इसमें अभी आपका ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पर है। चलिए व्हेन सोर्स, ऑब्जर्वर आपका क्या है, रेस्ट पे है। अब क्या है, व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, अब आपने सोर्स को रेस्ट पे करा दिया, अब कार रुकी हुई है, कार में गाने बज रहे हैं और कार रुकी हुई है और आप आ रहे हो कार की तरफ या कार से दूर जाओगे। आप देखो आप क्या हो, आप ऑब्जर्वर हो। व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, ठीक है, when observer is moving with velocity v naught towards the source at rest then apparent frequency is, ठीक, क्या बोल रहा है, अब देखो ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की तरफ, लेकिन जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ये इधर है, समझ रहे हो कि नहीं, अरे भाई इससे जो साउंड निकल रहा है उसके जो प्रोपोगेशन हो रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो इस डायरेक्शन में है, बट ऑब्जर्वर इधर आ रहा है। ठीक है ना, तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ सोर्स जीरो होने लग गई, वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या होने लग गई, जीरो होने लग गई, और अब क्या आने लग गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आने लग गया। अब दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो v प्लस वी नॉट हो जाएगा। क्लियर बात, हाँ सर एकदम क्लियर बात है।
अब दूसरा केस खुद बताओ क्या बनेगा। दूसरा केस ये बनेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है ना। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम, यहाँ पर इनने ऑब्जर्वर के साथ साथ सोर्स को भी मिला दिया है, दौड़ा दिया है। सोर्स को नहीं दौड़ाना है अभी, सोर्स को रेस्ट पे रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, अब जो आपका ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, सोर्स से और उल्टा भाग रहा है ना। तो अब आप देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ जो साउंड है और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो सेम डायरेक्शन में हो गई है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सोर्स की कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो नीचे क्या है, सोर्स की वेलोसिटी आपको देखने को ही नहीं मिल रही है। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, खत्म बात, खत्म 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 खत्म, कुछ भी नहीं बचा। चलिए भाई, तो 4 केस यहाँ पर आपने देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग। वो तो होना ही था भाई, एक बार आपने ऑब्जर्वर को मूव करा दिया, एक बार आपने सोर्स को मूव करा दिया। अब बात हो रही है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर थोड़ा नेक्स्ट लेवल, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग, ठीक है, व्हेन बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अच्छा, मतलब इसमें क्या हो, इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपका सोर्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ एस वी एस। जो ऑब्जर्वर है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और जो साउंड के प्रोपोगेशन की वेलोसिटी है वो भी क्या है, सेम है। तो देखो वी, वी एस और वी नॉट तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन डैश इज इक्वल्स टू एन इंटू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। क्लियर, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। चलिए, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया एक केस। दूसरा केस अब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन कर ले। अरे भाई, अगर यहाँ पर मैं v की वेलोसिटी पलट के इधर कर दूँ तो सेम डायरेक्शन वाला केस तो नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा ना सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सोर्स की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की सेम रख रहे हैं, लेकिन अब अगेंस्ट द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है। देखिए, व्हेन बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बोथ का मतलब है सोर्स भी और ऑब्जर्वर भी। When both are moving in same direction opposite to the direction of propagation of sound, opposite to the direction of propagation sound, ये है propagation of sound की डायरेक्शन और इसके अपोजिट दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, वी एस और वी नॉट से। बात समझ में आई? जी सर, समझ में आ गई, एकदम समझ में आ गई, 100% समझ में आ गई। ठीक है सर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अब पहले माइनस था, प्लस हो जाएगा। लो, एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस। बहुत बढ़िया, क्लियर। चलिए भाई, तो ये केस भी आपको समझ में आ गया है, फॉर्मूला याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलो, नेक्स्ट इज व्हेन बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब क्या हो रहा है भाई, ये दोनों, अब देखो वेलोसिटी और डायरेक्शन अब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है वो ये है, बट सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस वी नॉट। ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ना, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएंगे, है ना। और ये सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगे। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, ठीक है। व्हेन बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर, अब ये इधर भाग रहा है, ये दूर दूर जा रहा है, सोर्स उधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कहाँ है, इस डायरेक्शन में। फिर क्या होगा भाई, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि v माइनस वी नॉट होना चाहिए, ये बात पक्की है कि v माइनस वी नॉट होना चाहिए। हो गया क्या, ये देखो हो गया। और v प्लस वी एस होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यही बोलता है। लो भाई, तो फॉर्मूला आपके सामने आ गया, खत्म। डॉपलर इफेक्ट खत्म भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले हैं, ये केसेस है। अगर आपने ये केसेस याद कर लिए हैं तो डॉपलर इफेक्ट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं हिलेगा, आपको सब कुछ बनेगा, बराबर तरीके से बनेगा, ठीक है ना। हाँ, मैं ये मानता हूं कि हमको इसमें प्रैक्टिस बहुत लगेगी, हमको एसएचएम में भी बहुत प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा आपको फिर काफ़ी टाइम पहले से। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं एग्जाम के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले मैं एसएचएम और वेव्स जैसे चैप्टर, वेव्स और एसएचएम क्या, कोई भी चैप्टर अगर आप फिजिक्स का उठा रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं मैं तो 10 दिन पहले पढ़ दूंगा पूरी फिजिक्स और उसको खत्म कर दूंगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ कंसेप्ट एट अ ग्लांस ही देख सकते हैं, और वही आपको करना चाहिए। अगर आपने कुछ भी नया उठाया तो आप पुराने हो जाओगे, हैं, आपका रिजल्ट एकदम बकवास आएगा। फिर ऐसे केस में आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जितना पढ़ लिया है, चाहे आपने कम पढ़ा हो, बट उसको बम करो, कम पढ़ो बम पढ़ो वाली बात। जितना ज्यादा आप रिवाइज कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने की संभावना होती है। जितना ज्यादा फैलारा कर लोगे और उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे तो आपका जो आपके जो मार्क्स है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। प्लीज इस बात को सिंसियरली लीजिए, सीरियसली लीजिए, यही आपके काम की चीज है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, A string of length L fixed at both the ends is vibrating in 2 segments। बता दे रहा है कि वो 2 सेगमेंट में वाइब्रेट हो रही है। The wavelength of the corresponding wave, आजा 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 2 सेगमेंट में ना। लो,
ऐसा कुछ। A string of length L fixed at both the end is vibrating in two segments. The wavelength of the corresponding wave is। तो भैया एक नोट तो ये बन जाएगा, एक नोट तो जे बन जाएगा, एक नोट तो जे बन जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पर बोला गया है हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेव। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज द वेवलेंथ एंड दिस इज ऑल्सो द लेंथ, दिस इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो वेवलेंथ है एक्चुअल वो और कुछ नहीं है, वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है। वाओ वाओ वाचा वाओ वाचा 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 वाओ, दिमाग तो एकदम बिल्कुल नहीं चढ़ाना पड़ा इस क्वेश्चन में, ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ स्ट्रिंग इज क्लैम्ड एट बोथ द एंड्स एंड इज वाइब्रेटिंग एट फोर्थ हार्मोनिक। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जो क्लैम्प कर दी है बोथ द एंड्स एंड इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फोर्थ हार्मोनिक। द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव इज, अच्छा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा है। अच्छा स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड्स एंड वाइब्रेटिंग फोर्थ हार्मोनिक। ठीक है, फोर्थ हार्मोनिक मतलब मुझे 4 सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4। आई होप बिल्कुल सही बने हो। 1 2 3 4, ओहो हो ओहो हो, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड व्हाट इज दिस, ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज लैम्डा बाय 2। बोल सकते हैं कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, यानी कि 4 लैम्डा बाय 2 किसके बराबर है, 4 लैम्डा बाय 2 बराबर है किसके, एल के। समझे कि नहीं समझे? हमको एल की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अगर हमको लैम्डा कहीं से पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। इक्वेशन हमको क्यों दी गई है जरा उसको समझते हैं। इक्वेशन से कुछ ना कुछ निकलेगा। 0.3 साइन 0.157x, यानी कि आपको ये क्या दिया हुआ है, k की वैल्यू दी गई, kx, k की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है, k की वैल्यू दी गई है। तो k इज नथिंग बट 0.157, 0.157, ठीक है ना। ओके सर, k क्या होता है, k होता है 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0.157, यानी लैम्डा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.157 करके निकाल सकते हो। ऐसे करके नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आंसर आएगा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 4 इंटू लैम्डा इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 0.157 इज इक्वल्स टू एल। 2 से ये 2 कट गया, ठीक है ना। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू ऑलमोस्ट एल की वैल्यू ऑलमोस्ट 80 मीटर्स के बराबर आ जाएगी, 80 मीटर्स के बराबर आ जाएगी। क्या है समझे आप? हाँ सर समझ गए। परफेक्ट, परफेक्टो 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 परफेक्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ व्हिसल इज 300 हर्ट्ज, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स। अच्छा अरे डॉपलर इफेक्ट क्वेश्चन दे दिए हैं। मैं तो फॉर्मूला भूल गया हूं, लेकिन मैं तो फॉर्मूला भूल गया। तो यार मैंने आपको बोला था ना, कंसेप्ट से चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी की मेमोराइजिंग पावर तेज है और उसको सारे वो याद है, केसेस याद है, तो वेल एंड गुड। नहीं याद है तो देखो मुझे भी नहीं याद है, मैं भी बनाऊंगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ व्हिसल इज 300 हर्ट्ज, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दे दी गई है कितनी, 300 हर्ट्ज। अच्छा, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, यहां पर एक ऑब्जर्वर है मान लीजिए, और जो सोर्स है वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है वेलोसिटी ऑफ सोर्स से, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, मान लीजिए स्पीड ऑफ साउंड कितना है, v है, तो vs कितना दिया है, v/3 दिया हुआ है, ये रेस्ट पर है, ये क्या है, रेस्ट पर है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी, यानी कि आपको n डैश निकालना है, तो n डैश इज इक्वल्स टू n। अब ब्रैकेट में देखो, ऊपर एब्जॉर्वर की वेलोसिटी आती है, यहाँ वो 0 है, तो ठीक है, ऊपर हम v लिख देंगे एज इट इज। नीचे क्या होगा, v। अब माइनस होगा कि प्लस होगा, ये देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएगा, v माइनस vs, खत्म, खल्लास, फिनिश। n की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, कहाँ गई, 300 हर्ट्ज, ठीक है ना। v अपॉन v माइनस v की वैल्यू दी गई है v/3, तो हो जाएगा 3v माइनस v/3, यानी कि 2v/3, ठीक है। तो लो भाई, n डैश इज इक्वल्स टू 300 ब्रैकेट में v माइनस 3v माइनस v, यानी कि 2v, ऊपर चला जाएगा 3v माइनस v, 2v/3, ये चला गया ऊपर, v से v काट दिया, कितना आया, कट गया 150, 15 तिया 45, तो n डैश की वैल्यू क्या, 450 हर्ट्ज आने लग गई क्या, देखो 450 हर्ट्ज ऑप्शन में है। ये लो, कर लिया खत्म। कुछ भी टफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉपलर इफेक्ट एक बार आपने समझ लिया ना, आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं।
A uniform rope of length L and mass M hangs vertically from a rigid support। मतलब यहां पर अब ये बोल दिया गया है कि आपकी जो रोप है उसके पास भी मास है, जो रोप है उसके पास भी क्या है, सब मास है। ठीक है जी सर जी, जी सर जी। और ये है आपका मास, ठीक है ना, ये आपका मास दिया हुआ है, ये है आपका मास। A uniform rope of length L and mass M1 hangs vertically from a block of mass M2। अच्छा, इसकी वैल्यू M2 दी गई है, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, इसकी लेंथ दी गई है L, और इस रोप का मास आपको दिया हुआ है M1। ठीक है ना, ठीक है। A block of mass M2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope. Okay, the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is, यार एक चीज तो मुझे पता है, मुझे एक चीज तो पता है, क्या पता है, कि जो वेलोसिटी होती है भाई वो क्या होती है, अंडर रूट टी बाय, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, पक्का समझ में आई? जी सर पक्का समझ में आई। अगर मैं टेंशन की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं टेंशन की बात करूं, मान लीजिए आपका टेंशन T1 है, यहां पर जो टेंशन होगा मान लीजिए वो कितना है, T1 है। तो ये ये जो T1 टेंशन आएगा ये किसके कारण आने वाला है, इस मास के कारण आने वाला है। तो आप बोल सकते हो दिस इज M2G के बराबर, ये M2G के बराबर आने वाला है। हाँ बिल्कुल सही सर। अगर आप ऊपर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और यहाँ जाकर बैठो तो आपको फील होगा कि यहाँ पर जो टेंशन है, यहाँ पर जो टेंशन है T2, वो किसके कारण होगी बताओ मुझे? एक तो इस रोप की मास के कारण और एक ये लटके हुए मास के कारण। तो आप बोल सकते हो कि टोटल टेंशन जो ऊपर होने वाली है वो होने वाली है M1 प्लस M2 इंटू जी। हाँ कि ना, बिल्कुल सही। लेकिन हमको तो भैया लैम्डा से लेना देना है ना, हमारे पास रिलेशन आपने वेलोसिटी का बताया टी के साथ कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर क्या करें? तो हमको पता है भैया कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये भी आप बोल सकते हो। हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल सही। तो हम बोल सकते हैं लैम्डा इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। इसका मतलब यह है कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 बाय T2। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है ना, हमसे लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का रेशो पूछा है, तो लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 डिवाइड बाय T1। ठीक है ना, अच्छा अंडर रूट। अब बताओ T2 की वैल्यू किसके बराबर है? T2 की वैल्यू है M1 प्लस M2 इंटू जी के बराबर, M1 प्लस M2 इंटू जी के बराबर, M1 प्लस M2 इंटू जी के बराबर है। हाँ कि ना, और T1 की वैल्यू किसके बराबर है? T1 की वैल्यू M2G के बराबर है, तो हमने नीचे पुट कर दी M2G, ये G से G कट गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का जो रेशो है वो अंडर रूट M1 प्लस M2 अपॉन M2 के बराबर है? आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया। आ गया जी सर, बिल्कुल आ गया। ये हमारा फेज 1 2016 नीट का एग्जाम का क्वेश्चन था, हमने इसको ध्वस्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक्स प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव वेव्स प्रोड्यूसिंग गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। ठीक है ना, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट। हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा है, देखो। नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स ना। इफ द टू वेट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज ν1 एंड ν2 सुपर इम्पोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज ν1 माइनस ν2। ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। बस इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन? ये गया, ये देखो क्या बोल रहा है। इफ 2 वाइब्रेटिंग फोक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम F1 निकाले पहले। F1 कैसे निकालोगे? दिस इज ओमेगा 1 डिवाइड बाय 2 पाई एंड F2 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, देखो आप डॉपलर इफेक्ट में जिसको मैं n बोल रहा हूँ उसी को मैं यहाँ पर f बोल दे रहा हूँ। डर मत जाना कि सर आपने वहाँ फ्रीक्वेंसी को n बोल दिया, यहाँ पर आप f बोल रहे हो। मेरी मर्जी है, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वैसा कर रहा हूँ। तुम लोग डरो मत, मुझे जैसा याद रहता है, मैं जिस तरीके से क्वेश्चंस करता हूँ मैं उसी तरीके से करूँगा ना। अगर आप बोलोगे कि नहीं एक ही चीज़ मानो, तो मैं एक चीज़ मान के कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप अगर बोलोगे तो, क्योंकि आपसे मेरा खास रिलेशन है। बाकी अगर कोई बोलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। चलिए F1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? F1 की वैल्यू कितनी आएगी? ओमेगा 1 कितना है? 500 पाई। ओमेगा 1 इज 500 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है ना, पाई से पाई कट गया, कितना आ गया? 250। कितना आ गया? 250 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 कितना आया? 506 पाई। 506 पाई डिवाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई कट गया, ये कितना आएगा? 2 दूनी 4
बचा 1 2 पंचे 10 2 तिया 6 हर्ट्ज। 250 253 हर्ट्ज, 250 253 हर्ट्ज, 250 253 हर्ट्ज, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट इज, फिर वही बात, अब आपको बीट निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट, तो आपको पता है वो कितना होता है, F2 माइनस F1। 253 माइनस 250 इज 3 हर्ट्ज। कितना आंसर आ गया? 3 हर्ट्ज आ गया। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बीट्स क्वेश्चन भी आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन था 2006 का। अब क्वेश्चन आता है नीट 2017 का, 2 कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब देखो यहाँ भी मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन को समझूंगा और यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट अपने दिमाग से लगाकर सॉल्व कर लूंगा, है ना। कई बच्चे होते हैं बोलते हैं कि सर केसेस याद कर लो तो आसान होता है। उनका बोलना भी सही है, उनका बोलना कुछ भी गलत नहीं है। और कई बोलते हैं कि सर हम वहीं पर याद कर लेते हैं, वहीं समझ लेते हैं। तो आपको जो चीज़ सही लगे आप उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आपकी मर्जी है ना। यह है हमारा सोर्स और यह है हमारा ऑब्जर्वर। 2 cars moving in opposite directions approaching each other with the speed of 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी अगर मैं इसको सोर्स मान लूँ तो ये हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आपको कितनी दे दी गई है, 16.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ F ले लूँ, N ले लूँ, जो लेना आप वो ले लो। तो यहाँ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी गई है, 400 हर्ट्ज दी गई है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार इज, अच्छा, आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है N डैश। तो फॉर्मूला क्या होगा, आओ बनाते हैं। देखो ऊपर होगा V और ऑब्जर्वर वेलोसिटी, ऊपर होगी साउंड की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। साउंड की वेलोसिटी आपको कितनी दी गई, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो V आपको कितना दिया है, 340 मीटर पर सेकेंड। दिक्कत कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर V, ठीक है ना। V और ऑब्जर्वर कहां आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो V प्लस V0 डिवाइडेड बाय नीचे V। देखो ऑब्जर्वर देखो जो सोर्स है और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो सेम डायरेक्शन में है, तो V माइनस VS खत्म। लो बन गया फॉर्मूला। कितनी है N की वैल्यू, 400 हर्ट्ज इंटू V प्लस V0। V की वैल्यू है 340 प्लस V0 की वैल्यू कितनी है 16.5 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू है 340 माइनस 22। VS की वैल्यू कितनी है 22, ठीक है ना। आप इसे जब सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको 440 हर्ट्ज के आसपास का आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको आप 17 मान लो, 17 मान के सॉल्व कर लो, आपको आंसर आसपास का मिल जाएगा 440 हर्ट्ज का, ठीक है। 448 हर्ट्ज का दूर वैल्यू है तो आप इसको 17 मान का सॉल्व कर सकते हो, आंसर आसपास ही आने वाला है। क्लियर? ये हो गया नीट 2017 का आपका डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन ध्वस्त। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस अपने कंसेप्ट पर भरोसा रखो। आपने जो चीजें पढ़ी हैं, हाँ अच्छे से पढ़ी हैं, बस उससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो मैं कर दूंगा। अगर आप ऐसा सोच के चलोगे कि नहीं मैं तो सब पढ़ लूंगा, अभी की बात कर रहा हूं मैं, उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अभी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अभी जस्ट जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उन्होंने सब पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे जो थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं उनने जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहे। मेरी बार आपको यही सलाह है और यही मेरा गुरु मंत्र है हमेशा के लिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये पार्ट 2 भी। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com से, जहाँ पर आपको जितना भी कंटेंट हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर प्रॉपर्ली अरेंज करके आपको दिया। मान लीजिए आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप नीट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको एक्सेस करने को मिल जाएगा। आपका मन हुआ कि चलो क्रैश कोर्स देखते हैं, आपने जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक किया तो देखो हर चीज़ आपको पढ़ाई हुई जो हमारी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप फिर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हुआ दिख जाऊँगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको दिया जाता है, बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके नेक्स्ट लेवल तक, है ना, आग की तरह फैला के। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।